नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्याय सहायता केंद्र चैनल पे स्वागत है। आज का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से है। प्रश्न है, कार्योत्तर विधि से संवैधानिक संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आंसर, अनुच्छेद 20(1) उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी विधि के उल्लंघन के लिए जो अपराध के रूप में अभियोग लगाए गए कार्य को करते समय लागू न हो, ना तो दोष सिद्ध कन्विक्टेड किया जाएगा और ना तो उसे दंड से अधिक दंड दिया जाएगा जो उसे उस कार्य को करने के समय लागू विधि के अंतर्गत दिया जा सकता रहा हो। अस्तु, यदि कोई आपराधिक कृत्य करने के बाद उसी अपराध के संबंध में कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसे कानून को कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। इस कार्योत्तर विधि के अंतर्गत यदि किसी ऐसे कृत्य को अपराध घोषित किया जाता है जो कृत्य करने के समय लागू विधि के अधीन अपराध नहीं था अथवा उस समय लागू ऐसी विधि से अधिक दंड दिए जाने के लिए ऐसी कार्योत्तर विधि के अंतर्गत व्यवस्था की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण की मांग उस समय कर सकता है जब उसे ऐसी कार्योत्तर विधि के अधीन किसी ऐसे पूर्व कृत्य के लिए जो कृत्य करने के समय लागू विधि के अधीन अपराध नहीं था दोष सिद्ध किया जाए या ऐसी पूर्व विधि में उपबंधित दंड से अधिक दंड दिया जाए। उपर्युक्त संरक्षण केवल आपराधिक कार्यों के संबंध में है, न कि दीवानी कार्य के संबंध में। भूतलाक्षी प्रभाव वाली विधियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए, कर संबंधी विधियां भूतलाक्षी प्रभाव से कर लगाने के लिए उपबंध कर सकती हैं। टी वराय बनाम हेनरी एन 1983 1 SCC 177 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त केंद्रीय संशोधन अधिनियम का लाभ उठा सकता है, इस कारण उसका दंड अपने आप कम हो जाएगा। अमेरिकी संविधान भी भूतलाक्षी प्रभाव वाली दंड विधियां बनाने का प्रतिषेध करता है और साथ ही ऐसी विधियों के अधीन परीक्षण किया जाना भी वर्जित करता है, और इस दृष्टि से वह भारतीय संविधान से कहीं अधिक विस्तृत उपबंध करता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) भूतलाक्षी प्रभाव वाली विधियों के अधीन केवल दोष सिद्धि किए जाने को, न कि परीक्षण किए जाने को वर्जित करता है। अर्थात परीक्षण किए जाने को वर्जित नहीं करता है, मतलब उसका जांच हो सकती है लेकिन दोष सिद्धि नहीं की जाएगी। किसी पूर्व में लागू विधि से भिन्न प्रक्रिया भी कार्योत्तर विधि में विहित की जा सकती है। अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर विधि में किसी पूर्व प्रवृत्त विधि में निर्धारित की गई सजा की मात्रा को भी बढ़ाए जाने का निषेध करता है। उदाहरण, केदारनाथ बनाम वेस्ट बंगाल राज्य AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 404 के मामले में अपीलार्थी अभियुक्त ने सन 1947 में जो अपराध किया था उसके लिए उस समय प्रवृत्त विधि में की गई सजा को सन 1949 में उस विधि में संशोधन करके बढ़ा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सन 1947 में किए गए अपराध के लिए सन 1949 में सजा नहीं बढ़ाई जा सकती और बढ़े हुए जुर्माने को पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार घटाने का निर्देश दिया। रतनलाल बनाम राज्य पंजाब राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 444 के मामले में अपीलार्थी अभियुक्त एक 16 वर्षीय लड़के पर घर में अनधिकार प्रवेश करके एक 7 वर्षीय बालिका का सीलभंग करने का अभियोग चलाया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे 6 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई और जुर्माना भी किया गया। अपील के दौरान संसद ने द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 पारित किया, जिसके अंतर्गत 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को कारावास का दंड देने का निषेध किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त इस अधिनियम का लाभ उठा सकता है, अतः उसकी सजा कम कर दी गई। तीसरा उदाहरण, टी वराय बनाम हेनरी एन हो 1983 SCC
177 के मामले में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1973 की धारा 16(1)(a) के अधीन प्रत्यार्थी के विरुद्ध 1975 में अपराध करने वाले के लिए एक परिवाद दाखिल किया गया। उस समय प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान था, किंतु 1976 में उक्त अधिनियम में संशोधन करके दंड को घटाकर 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया। उक्त मामले में यह निर्णय दिया गया कि अभियुक्त उक्त लाभकारी उपबंध का लाभ पाने का हकदार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।